क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट ऑफ द चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में स्वागत करता हूं। 9 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है फ्री वाला, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप की जानकारी यूपीएससी यूपीपीएससी 2022 और 23 और मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर मॉड्यूल और डाउट वाला पेड ग्रुप, इन सब के लिए आप लोग हमसे बात कर सकते हैं 9650347272 पे। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। ठीक, आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे जिनके अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला है कि भारत जो है यूनेस्को के एक कन्वेंशन है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाला, जिसमें रिसेंटली आप लोगों को पता है कि कुंभ मेला को जोड़ा गया है। ठीक है ना, बुद्धिस्ट जो चैंटिंग है, ठीक, तथेराज है, ये सब जो है इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज में आता है। इंटेंजिबल का मतलब है जिसको आप छू नहीं सकते, बस उसको महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक, तो ये भी तो एक हेरिटेज है ना, तो इसको भी जो है सेफगार्ड करना तो यूनेस्को करता है। अब कौन से को करना है सेफगार्ड, नहीं करना है, इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई रखी है। वो कमेटी जो है दुनिया भर से जो है प्रपोजल्स आते हैं कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसको रख लो, तो वो उसको जो है देखती है, फिर उसमें डिसीजन लिया जाता है और फिर फाइनली जो है तमगा मिलता है कि भैया हाँ, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को के द्वारा ये रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तो इंडिया इस कमेटी का जो है मेंबर बन गया है 2022 से 2026 तक। और मज़े की बात यह है कि ये एक हेरिटेज हो गया कल्चरल वाला, और दूसरा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाला, वो भी यूनेस्को का है। उसकी भी जो कमेटी है उसमें भी भारत जो है मेंबर है 2021 से 25 तक। तो दोनों में जो है अपना मेंबर बन गया है भारत। ठीक है, अच्छी बात है ये। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है, कल्चरल हेरिटेज में पहली बार बना, इससे पहले ये तीसरी बार है। इससे पहले भी 2006 से 10 और 14 से 18 के टाइम पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली कमेटी का मेंबर बन रह चुका है। ठीक, इसका काम क्या है? काम यही है कि कल्चरल हेरिटेज से संबंधित इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते बस महसूस कर सकते हैं, तो उसमें जो है प्रमोट करें इनका ऑब्जेक्टिव, भाई कन्वेंशन का जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, साथ ही साथ जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक, उसका दिशा निर्देश और सिफारिशें, ये सब कुछ दिया जाए। कहीं पे भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, इसमें 24 मेंबर होते हैं इस कमेटी के अंदर, जो कि अलग अलग जोग्राफिकल जो एरियाज़ हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और इक्विटेबल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सारी दुनिया से। मतलब 24 खंड बना दिए गए, वहाँ से जो उठाए जा रहे हैं, तो काफ़ी जो है इक्विटेबल भी रहता है, और रोटेशन में मेंबर्स चेंज भी होते रहते हैं। और इनका टर्म कितने साल के लिए होता है? 4 साल के लिए। ठीक, अगला टॉपिक है ग्लोबल फॉरगिवनेस डे। ठीक है, एथिक्स का ये टॉपिक है। फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी ने आपसे बदतमीजी भी करी या कुछ भी किया, फिर भी आपने उसे क्षमा कर दिया, तो मतलब ये कहते हैं कि फॉरगिवनेस अगर कोई करना सीख जाए तो बहुत सुख शांति से रह सकता है, और जो है उसका मेंटल पीस हमेशा बना रहेगा। और बहुत बड़ी बात होती है ये, नियर टू गॉड वाली चीज़ हो जाती है कि आप फॉरगिव करना सीख लो। हम लोग क्या है कि हम लोग आप खुद देख लेना अपने से, दिन में ज़्यादातर टाइम आप इसी में परेशान हो कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये वो कह दिया, और बस अब रिवेंज की भावना चल रही है। ठीक, तो अब पता नहीं ये क्लाइमेट चेंज है या इतनी गर्मी हो रही है, जो भी है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारा मैक्सिमम टाइम इसी नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। भाई एनर्जी उतनी ही है हमारे पास पूरे दिन में, अब उसको हम पॉजिटिव चीज़ों पे यूज़ करें या नेगेटिव चीज़। अब कोई है वो जो है आपको जो है कुछ अपना ध्यान आप नहीं दे रहे हो मान लो, तो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ उल्टी दी आपको बात करेगा, या किसी तरीके से आपका मेंटल पीस जो है हिला देगा। ठीक, आप दिन भर उसी में परेशान हो रहे हो और वो मजे में जाके खेल रहा है। तो इस तरीके से आप ये कहा करो, ठीक है भैया कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हमें अपना कार्य जो करना है, जिसमें लगे हुए वो करते रहना है, भाड़ में जाओ। ठीक, मतलब ऐसे नहीं, फॉरगिवनेस ऐसे होता है कि आपने खुशी खुशी माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, आपने हमसे जो भी बदतमीजी करी कोई बात नहीं, आप ठीक है, हम आपको माफ़ करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा कोट है यहाँ पर जो कहता है कि फॉरगिवनेस डज नॉट चेंज द पास्ट। हमारा जो भूतकाल है उसको तो नहीं चेंज कर सकता, लेकिन इट डज एनलार्ज द फ्यूचर।
फ्यूचर को बहुत अच्छा जो है सुकून की ज़िंदगी बना सकता है। तो हर 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे होता है, बस इतना समझ लो। और ये एथिक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि मतलब सिर्फ नियर टू गॉड जो एक पर्सपेक्टिव वाले होते हैं, अप्रोच वाले होते हैं, वही लोग कर सकते हैं, ठीक। और ये हमारा रिड्यूस कर सकता है फीलिंग ऑफ एंगर, गिल्ट और रिसेंटमेंट, और अच्छा भी लगता है। जैसे आप किसी को क्षमा कर दो ना, अब अच्छा लगता है। अब आप ये सोचो क्षमा नहीं, इसको तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब रॉकेट से दूंगा, तब तो भाई मामला, फिर तो आप दिन भर परेशान रहोगे। अगला टॉपिक है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। इससे संबंधित एक जो है कमेटी बनाई गई थी, जी रोहिणी कमेटी। 5 साल हो गए हैं इस कमेटी को, ठीक। 10 बार इसको एक्सटेंशन मिल चुका है। एक्चुअली क्या है कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का आरक्षण है केंद्र की जो है एम्प्लॉयमेंट और शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक। लेकिन ये चीज कही जाती है कि ओबीसी में 27 मतलब कई हजार के ऊपर जो है, मुझे अभी देख के बताता हूँ, एक सेकंड भूल जाता हूँ अभी फैक्ट्स। तो इसमें 2600 के करीबन कम्युनिटीज हैं अदर बैकवर्ड जो है क्लासेस में, 2600 के। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, वही मतलब आरक्षण का बेनिफिट वही लोग ले रहे हैं, बाकी सब जो बाकी जो हैं वो वंचित हैं आरक्षण के रियल बेनिफिट, बल्कि उनको मिलना चाहिए। एक बार जिसको मिल गया, अब उसके अलावा सबको मिले ना, तभी तो इक्विटेबल होगा। तो ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो एक कमेटी बनाई गई जिसको ये कहा गया कि ओबीसी जो है उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन, उप वर्गीकरण करो और ऐसी कम्युनिटीज को निकालो जो अभी तक वंचित रहे हैं, ताकि उनको जो है आगे बढ़ाकर और उनका बैकवर्डनेस जो है वो कम किया जाए। उनको जो 27% का आरक्षण है वो सबको फायदा उनको मिले। तो जी रोहिणी ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली थे हाई कोर्ट के, तो ये इनके अंतर्गत वाली कमेटी है जिनको देना है, अभी नहीं आ पाया, एक्सटेंशन मिल गया है दोबारा, ठीक है। अगला टॉपिक है डेरेचो। डेरेचो क्या है कि एक तरीके का ये जो है स्टॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो है आपका, जैसे आप देखते हो कि टॉर्नेडो होता है तो ऐसे गोल गोल स्पाइरल उसमें होता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का स्टॉर्म होता है, ठीक। ऐसे करके देख रहे हो, स्ट्रेट चलता है ये। और ये आपका यूएसए में बहुत आता है, ठीक। अभी ये यूएसए में आया तो वहाँ पे क्या हुआ, पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो हरे रंग का हो गया, हरा भरा टाइप का हो गया। तो लोग बड़े वो हुए, उनको लगा पता नहीं प्रलय आ गया, क्या है क्या नहीं है। खैर, ये डेरेचो में हर बार ऐसा नहीं होता है, ये अभी एक विचित्र चीज़ हुई है। इसका रीज़न अब देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो डेरेचो है एक तरीके के स्टॉर्म है, उसका जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन का होता है, ना कि स्पाइरल गोल गोल नहीं होता है। और इसमें जो हवा है वो कम से कम 93 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज चलनी चाहिए। और जो इसका जो विंड का डैमेज है वो मतलब कितनी दूर तक कर सकता है ये एक्सटेंशन, अगर देखें 400 किलोमीटर तक। और 3 घंटे से ज़्यादा अगर सक्सेसिव विंड आ रही हैं तो ये डेरेचो नहीं कहलाता है। 3 घंटे के अंदर फिर से जो है विंड आनी चाहिए, ठीक। तो मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे करके आता है, ये चलता है, तो आपका डेरेचो बोला जाता है। और उसमें काफ़ी रैपिडली शावर और थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, कई सारे बैंड्स होते हैं, समझ रहे हो, कई सारे बैंड्स होते हैं। तो डेरेचो है, यूएसए में काफ़ी देखा गया। अभी ये हरा भरा टाइप का इसने एटमॉस्फेयर कर दिया था, इसलिए न्यूज़ में था। अगला टॉपिक है डोलो 65। आप देखो डोलो 65 तो मेरे ख्याल से कोविड के टाइम पे सबने खाई होगी, ठीक। किसी ने नहीं खाई तो बहुत अच्छी बात है। और डोलो हम लोग क्यों खाते हैं, देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एंटीपायरेटिक ये शब्द हैं, ये आराम से स्टेट पीसीएस टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस, सॉरी बिहार पीसीएस हो गया, उन सब में जो पूछ सकता है एंटीपायरेटिक क्या होता है। तो ये फीवर को कम करने वाला जो है दवा है, ठीक। और वहीं आपका जो है दूसरा एनाल्जेसिक होता है, ये पेन रिड्यूसिंग होता है। तो डोलो 650 में दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये कंपनी जो है आपकी बेंगलुरु बेस्ड है, माइक्रो लैब लिमिटेड की है। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो इसने खूब इसकी डिमांड बढ़ी, लोग कोविड के टाइम पे खूब जो है प्रिस्क्राइब भी करी गई, लोगों ने खूब दबा के खाई भी। लेकिन इनके अंदर जो है चोर बैठ गया और इन्होंने टैक्स का इवेजन किया। मतलब जितना ये लोग बेच रहे थे उस पर जो टैक्स इनको देना चाहिए था, तो वो टैक्स नहीं दिया, बल्कि चोरी की। देखो टैक्स इवेजन अलग चीज़ होती है। टैक्स मतलब वो कि ये बताता है कि जानबूझ के आपने चोरी करी टैक्स की,
ठीक, अगर मान लीजिए लॉज में ही कोई लूप होल है जिसमें अभी वो ये कहता है कि आपकी इनकम पे मान लीजिए टैक्स पड़ रहा है 30%, ठीक, 10 लाख के ऊपर अगर आप सालाना कमाते हो, और अगर आप पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए जमा कर दो तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये टैक्स इवेजन नहीं हुआ, वो टैक्स का जो है आपने बचत करी है, टैक्स सेविंग हुई वो चीज़, ठीक है। तो वो अच्छा भी है, सरकार के पास पैसा जा रहा है जिसको वो इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टैक्स चोरी हो जाना, आप 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम है लेकिन आप दिखा रहे हो 5 लाख की है, तो वो क्या कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे चोरी करी। और एथिक्स का पेपर जो 4 है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके एक सिलेबस में जो है टॉपिक भी है, वहाँ पे इसको आप जो है एग्जाम्पल में लिख सकते हो। यही मैं बात कर रहा था कि हर जो एथिक्स की जो हर टॉपिक है ना सिलेबस में, उस पर आपके पास कम से लेटेस्ट, मैं कह रहा हूँ, करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ताकि जो है आप थ्योरेटिकल जो लिख के आएगा ना उसको नंबर नहीं आएंगे, एथिक्स में नंबर आते हैं एग्जाम्पल, ई फॉर एथिक्स, ई फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अगला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी संबंधित है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग ने सोचा था कि मानसून आ जाएगा तो गर्मी से हम लोग को रेस्पाइट मिलेगा, कुछ ठंड वंड, थोड़ा टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि क्या है कि गर्मियों जो समर्स थे जब बारिश नहीं हो रही थी, मानसून आया तो उससे ज़्यादा गर्मी हो गई है, हीट ज़्यादा हो गई है। और आपको पता है मानसून जब आते हैं तो चिपचिपी गर्मी हो जाती है, जिसमें कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से मैं पढ़ा चुका हूँ ये वाला टॉपिक। मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से जो स्वेटिंग होती है हमारी वो सूख नहीं पाती है, और उससे जो है ही आपका गर्मी आपको और ज़्यादा महसूस होती है, कई बार हीट स्ट्रोक भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ग्रुप है, इसने बताया है कि अगर आप देखो 1951 से लेके 80 तक, ठीक है ना, 1951 से लेके 80 तक, ठीक, और उसके बाद 2012 से लेके 21 तक, ये 20 साल जो है, ठीक है, 10 साल जो है। तो यहाँ पर ये ब्लू वाला जो है वो तो 1951 से 80 तक का है, 30 साल का ब्यौरा है, और ये पिछले 10 साल का ब्यौरा है, लाल वाली लाइन जो है, और ये चेंज है। तो इसमें हर मौसम में, चाहे विंटर हो, प्री मानसून, मानसून के पहले हो, मानसून के टाइम पे हो, मानसून के बाद हो, एनुअली हर तरफ जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ा है। तो ये क्या दिखला रहा है भैया, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। भारत में हम ये चक्कर है, लेकिन है तो वही चीज़ ना। हर मौसम में जो है ये बढ़ा है, जो 51 से 80 तक के बीच में जो है इन्होंने निकाला टेम्परेचर एवरेज करके, और अभी पिछले 10 सालों में निकाल लिया, तो हर जगह बढ़ा। यही तो फैक्ट, यही तो मैं कहता हूँ आप लोग मेंस के एग्जाम में फैक्ट्स जरूर लिखो। देखो थ्योरी आप दोगे वो ठीक है, लेकिन फैक्ट्स, एग्जाम्पल आपके स्टैंड को जस्टिफाई करवाएंगे, ये जो वाली चीज़ें आपको होनी चाहिए याद, ठीक। इसके लिए एक फैक्ट बुक करके आप बनाओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद बनाता था, और ये एक दिन में ऐसे नहीं बन जाती, ठीक। ये आप जैसे पढ़ते जा रहे हो तो एनवायरनमेंट में लिखो, ग्लोबल वार्मिंग में एक ये ऐसा तथ्य बनेगा वहाँ पर जाके कि जो वाकई में दर्शाएगा कि कोई आपसे ये कह दे कि भैया क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो कहेगा भैया कैसे बताओगे, तो ये बताएगा, ये फिगर्स बताएंगे कि हाँ हो रहा है, ठीक है। एनुअली भी अगर देखा जाए तो 0.61% बढ़ा है, और इसीलिए जो है बारिश आने के बावजूद भी गर्मी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। अगला टॉपिक है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था। ये 6th डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर्स की मीटिंग थी, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नाम से, और ये जो है आपका कॉम्बैट जॉइंटली द इंक्रीजिंग थ्रेट्स, मतलब हम लोग साथ में मिलके लड़ेंगे, भिड़ेंगे कुछ ऐसे खतरे हैं जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक, समुद्र में जो सिक्योरिटी सेफ्टी है उसके संबंधित, आतंकवाद, ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, तस्करी, ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि जो है संगठित अपराध, जो कि हमारे पार्टनर नेशन सब लोग मिलकर मतलब इससे लड़ेंगे, ये चीज़ है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस और श्रीलंका, ठीक। इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस अफ्रीका कंट्री है, ध्यान रखना, और श्रीलंका, ठीक। और इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए थे, कौन कौन, बांग्लादेश और सेशल्स के, ये ऑब्जर्वर थे, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे। ऑब्जर्वर के मेंबर कौन कौन है भाई साहब, इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस और श्रीलंका, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक। यहाँ पे 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिन पे बातचीत हुई रीजनल सिक्योरिटी पे संबंधित। एक है समुद्री सेफ्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा, ठीक है। दूसरा है आतंकवाद से समझना और मतलब सामना करना, काउंटर करना, और रेडिकलाइजेशन, ठीक है। मतलब कि कई लोग है ना कट्टरपंथ बोल बोल के जो है भड़का कर
और जो है लोगों के सर कटवा देते हैं। ठीक, इस तरीके का जो रेडिकलाइजेशन है ना, ब्रेन वॉशिंग उसको बोलते हैं। रेडिकलाइजेशन को बस खाली दिखाई दे रहा है कि हाँ धर्म के लिए हम कुछ भी कर देंगे, ऐसा जो है उसको मतलब ब्रेन वॉशिंग, रेडिकलाइजेशन आप कह सकते हो। कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग, तस्करी से निपटना, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे कि आर्म्स, ठीक है ना, आपका ड्रग्स, इन सब का तस्करी होता है। ह्यूमन तस्करी भी होती है इन इंडिया, नेपाल, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, अगर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए हमारे यहाँ इंटरनेट है, अगर इंटरनेट ठप हो जाए आप क्या हो रहा, पानी आता रहे, तो आप क्या असहज फील करोगे? अगर करोगे तो समझ लो कि क्रिटिकल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका इंटरनेट आज के तारीख में। इंटरनेट हर जगह है। वैसे ही हेल्थ सर्विसेज अगर बंद कर दी जाए, बिजली आना बंद कर दी, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इन 5 ब्रॉड एरियाज पे कॉपरेशन करता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक, अगला टॉपिक है शेरपा। देखो शेरपा जो है, पहले तो न्यूज़ बता देता हूँ क्या चीज़ है। अभी पीयूष गोयल जी, जब G20 होने वाला है भारत में, जिसको इंडिया पहली बार कर रहा हो, जम्मू कश्मीर पहली बार को इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, तो उसमें पीयूष गोयल जी को बनाया गया था शेरपा। ठीक, अब लेकिन वो मंत्री हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, तो अब उनको हटा के क्या, उनकी जगह अब ये अमिताभ कांत हैं, जो कि CEO थे नीति आयोग के, ठीक है ना, अभी तो हट गए, ठीक है ना, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। कौन आए बताइएगा कमेंट करके। तो अमिताभ कांत जी को शेरपा बना दिया गया है। पीयूष गोयल जी पहले थे, अब शेरपा वैसे अगर देखा जाए तो जब कोई नेपाल में जाता है ना और माउंटेनिंग, पर्वतारोही करने के लिए, तो जो नेपाली लोग होते हैं जो गाइड करते हैं, भैया यहाँ चलो, यहाँ कैंपिंग करेंगे, यहाँ पे रहो, ठीक है ना, गाइड वाइड जो करते हैं उनको शेरपा बोला जाता है। नेपाली शेरपा पीपुल जो कि गाइड करते हैं माउंटेनियर्स को हिमालय पे। ठीक, तो वही शब्द यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है शेरपा। G20 की समिट के लिए क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे हमारे कौन है, मोदी जी हैं, ठीक है, तो उनका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये। बहुत सारी इनको मीटिंग करनी पड़ती हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो अब हर चीज़ में प्रधानमंत्री से पूछा जाए, उसकी जगह जो है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए जो कि ये सारे काम करे, तो उसको शेरपा बोला जाता है। ठीक, रिक्वायर्ड हु वुड बी नीडेड टू डिवोट ए लॉट ऑफ टाइम टू मीटिंग्स दैट विल बी हेल्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। G8, G20, नेशनल सिक्योरिटी समिट, इन सब में एक शेरपा रखा जाता है। ये प्लानिंग करता है, नेगोशिएशन करता है, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन करता है, टास्क फोर्स जो भी समिट के हैं, और प्री समिट पॉलिटिकल लेवल पे सब जगह जो है, मतलब काफ़ी इसका हस्तक्षेप रहता है, बातचीत करता है हर जगह। ठीक, हु आर अपॉइंटेड शेरपा कैरियर डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द लीडर्स ऑफ देयर कंट्री। तो किसने यहाँ पे किया होगा, आप समझिएगा। अगला टॉपिक है सोशल इश्यूज संबंधित फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट का मतलब ये है कि पेड़ वेड़ मत काटो। अरे नहीं मेरे भाई, थोड़ा समझो क्या चीज़, उसके लिए तो अलग से है ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का फुल फॉर्म भी एक है जो आप लोग मिस कर देते हो। फुल फॉर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि आदिवासी, यानी कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना। तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, पारंपरिक रूप से जो वन के निवासी हैं, उनके फॉरेस्ट राइट्स को जो है रिकॉग्नाइज करो, मान्यता दो। एक्ट 2006, इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉरेस्ट राइट एक्ट बोल देते हैं। तो जो लोग शेड्यूल आदिवासी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जो भी समुदाय हैं फॉरेस्ट में पारंपरिक रूप से रह रहे हैं, उनकी जनरेशन से रह रही है, हमेशा वो डिपेंडेंट रहे हैं फॉरेस्ट पे, ठीक, तो उनका अधिकार है। वो फॉरेस्ट की इकोसिस्टम समझते हैं, फॉरेस्ट को कभी खत्म नहीं करते, बिकॉज वो फॉरेस्ट उनके लिए घर है। क्या आप अपने घर को तोड़ते हो? नहीं तोड़ते ना, तो फिर उनको वहाँ पे अधिकार दे दो, बाकियों के लिए नहीं, लेकिन जो वहाँ के डॉलर्स हैं उनको तो कुछ अधिकार दोगे ना। जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको वो लोग ले आ सकते हैं। देखो फायरवुड लेके औरतें आ रही है, जा रही, तो अपना खाना ना बनाएंगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो अधिकार है, तो इसमें उड़ीसा क्या कर रहा है, उड़ीसा में बहुत सारे जो फॉरेस्ट एक्ट्स हैं, सबको वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है बेहतरीन तरीके से 2024 तक, ठीक। बाकी इसमें जो है एक्ट में कई सारी चीज़ें बताई गई कि क्या क्या आप कर सकते हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, किस तरीके से आप अपनी आजीविका चला सकते हो, सामाजिक सांस्कृतिक नीड्स को पूरा कर सकते हो, ठीक है, और जो भी ज़रूरतें हैं उसे पूरी कर सकते हो। इस एक्ट में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में ये भी बताया गया ग्राम सभा का क्या रोल है, ठीक। जो भी राइट होल्डर जिनको भी अधिकार दिए गए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो संरक्षण भी करें,
ठीक, जैव विविधता को बचाए भी, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, एडजॉइनिंग कैचमेंट एरियाज को, इन सबको बचाने का जिम्मेदारी भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जिनको राइट्स मिले हैं उनकी ये भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो छत्तीसगढ़ स्कूल प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। अभी देखो क्या है, जब स्टेट गवर्नमेंट कोई होती है उसको फंडिंग लेनी होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लेनी है, तो वो ऐसा नहीं सीधे गया वर्ल्ड बैंक के पास में, हाँ ठक 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 नॉक नॉक, ऐसा है कि हमको लोन चाहिए दे देंगे क्या, तो ऐसा नहीं होता है। ये पहले छत्तीसगढ़ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हम इस तरीके से कहाँ पे क्या पैसा लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि $300 मिलियन का हम एक लोन लेना चाहते हैं वर्ल्ड बैंक से, जिसका उपयोग हम लोग करने वाले हैं स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक, तो सेंटर ने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इन प्रिंसिपल हम नोट देते हैं, आप जाइए और बिल्कुल वर्ल्ड बैंक से जो है आप लोन लीजिए। अब आप सोच रहे हो कि वर्ल्ड बैंक से ही क्यों लोन ले रहे हैं, इतने सारे बैंक हमारे यहाँ नहीं है क्या? तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेने का सबसे जरूरी जो कारण है वो है कि एक तो इंटरेस्ट रेट ब्याज बहुत कम होता है, ठीक, इसको सॉफ्ट लोन्स बोलते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल पार्लांस में, और इसकी अवधि जो चुकाने की होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, 20 साल में आराम से आप दे सकते हो। वहीं आप अगर भारत में लोगे बैंकों से तो वो तो भैया आपको एक तो ब्याज भी ज़्यादा लगाएंगे और समय सीमा भी कम होगी। ठीक, और ये स्कूल एजुकेशन, एक बच्चा जो है 20 साल में अगर मान लो पूरी तरीके से पढ़ के तैयार हो रहा है तो 20 साल तो कम से कम लगेंगे ना। कई सारे लोग अभी पढ़ चालू करेंगे, कई लोग नए आएंगे। एजुकेशन टेक टाइम, लेकिन इट इज़ वेरी इंडिस्पेंसिबल नीड ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, वो तो हमें करना ही करना है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट बोरो कर सकता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक से। ये फाइनल, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया अप्रूवल, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट, ये छत्तीसगढ़ को या फिर कोई और स्टेट है उसको ये वाला लोन मिल ही जाएगा। ठीक, आगे भी डिस्कशन होता रहता है, वो सब करने के बाद उसको मिलता है। वर्ल्ड बैंक की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने कहा है कि इंडिया के स्कूली एजुकेशन सिस्टम से हम 1994 से जुड़े हुए हैं, और अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो टीचर की लर्निंग, ठीक, बच्चे तो बच्चे, टीचर्स को भी लर्न करना चाहिए, ठीक है ना, कि उनकी मजबूती दें, उनकी लर्निंग कराएं, उनके रिजल्ट के लिए काम करें। तो उसके लिए भी 2021 में वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन अभी दिए थे, जिसकी वजह से स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता और गवर्नेंस शासन जो है बढ़िया हो। लेकिन 6 इंडियन स्टेट में दिया गया था जिसमें से छत्तीसगढ़ नहीं था, इसलिए अलग से मांग रहा है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोट जो कि है भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। मेरी बात समझना, यहीं बैठ के सोच रहे हैं कि हमारा भाग्य जब खुलेगा तब मैं उठूंगा, काम करूंगा, बहुत निराशा होने वाली है। लेकिन कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। ठीक है ना, जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूं, आप अपना कर्म करते चलो, गाइडेंस लो, सब कुछ सही दिशा होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको जाना है उत्तर, आप जा रहे हो दक्षिण, वो तो बेवकूफ़ी होगी। लेकिन कर्म करो, सीखते जाओ, और जितना भी कर्म करोगे आपकी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन जो है उससे अधिक ही आपको मिलने वाला है। लेकिन हाथ पे हाथ धर के जो है बैठे रहने के बाद सिर्फ लक के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहोगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ठीक, तो उस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और हमारे आप लोगों को पता है कि पेड कोर्सेज चल रहा है, 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हो। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस 2022 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम है, काउंसलिंग गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। इसी प्रकार से यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो है इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस का जो है कोर्स है 2023 तक का, 20 जुलाई से ऑफिशियली स्टार्ट है, बट यू कैन एनरोल टुडे इटसेल्फ। इसमें क्या है कि आपका पूरा बेसिक्स है, एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे, एडवांस मतलब बुक्स तक जाएंगे, लेकिन हम सोर्सेज लिमिटेड रखेंगे। ठीक है ना, हम सोर्सेज दुनिया भर के उठा के नहीं देंगे जो आप लोग 5 सालों में ना पढ़ पाओ, वैसा नहीं करेंगे। हम एनसीईआरटी चालू करेंगे, जैसे ज्योग्राफी है तो आप ये समझिए कि यहाँ पे कितना इन डेप्थ पढ़ाई होने वाली है। ठीक, ये वाला आपने ज्वाइन कर लिया तो सिलेक्शन बिल्कुल आपका होने वाला है। और जो भी स्टडी प्लान, डाउट डिस्कशन, आपका जो है क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, आंसर राइटिंग, मेंस का भी इसमें है। ठीक, सब कुछ होगा। अब देखो कैसे कराने की मैं सोच रहा हूँ। एनसीईआरटी
एनसीईआरटी में मान लीजिए ज्योग्राफी उठाई, ज्योग्राफी का 6 क्लास उठाया, पहला चैप्टर पढ़ा, उसके एमसीक्यू हम लोग देंगे आपको, हम प्रोवाइड करेंगे। एमसीक्यू भी इस पे बात हुई हमारी, लाइव डाउट डिस्कशन हुआ, फिर उसमें इवैल्यूएशन हुआ, आपको समझ में आया कि कैसे क्या पढ़ना है, फिर आपने चैप्टर 2 किया, फिर आपने जो है उसके सॉल्व किया एमसीक्यू। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे आपको, एक एक 6 से लेके 12 तक एक एक एनसीईआरटी। ये आपने कर लिया ना, आपको भाई सारा कुछ मटेरियल रीब्रांडिंग करके ही बिक रहा है, ठीक है ना, वो बेवकूफ बना रहे हैं आपको, ठीक, रीब्रांडिंग करके अपना नाम चिपका के जो है ऊपर से लगा दे रहे हैं, ठीक। तो वो सब, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप टॉपर जितने भी, उनकी एक चीज सब में कॉमन होती है कि भैया एनसीईआरटी मत छोड़ो और सोर्सेस लिमिटेड रखो। अब जैसे पॉलिटी है, तो मैं कह रहा हूं कि पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी मान लो एक बार को पढ़ने के बाद आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें आप सिर्फ एनसीईआरटी में घुसे रहो, लक्ष्मीकांत को। अब बाकी जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन सब में करना क्या है, बेसिक बुक आपकी एनसीईआरटी ही है। अब एनसीईआरटी को आपको इस तरीके से पढ़ना जो मैं बताऊंगा, ठीक। इकोनॉमी मैंने काम चालू कर दिया, इकोनॉमी की जल्दी ही आपको एनसीईआरटी के पूरा जो है वीडियो सीरीज मिल जाएगी यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब एनसीईआरटी वाली जो 9th क्लास की, तो 9th क्लास को पास करने के लिए तो नहीं पढ़ने वाले हो ना आप, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या क्या डिमांड है वो मैं आपको बताऊंगा। वहीं काउंसलिंग, गाइडेंस और मेंटेनेंस जो मेंटोरशिप है, वही तो बात है ना। तो इस तरीके से होने वाला है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एक एक चीज, और क्वालिटी पे यहाँ पे भरोसा है, ठीक है। हम क्वांटिटी पे नहीं जाते हैं, रोज 4-5 क्वेश्चन करते चलो, रोज रोज करते चलो, क्वेश्चन का डर निकल जाए। और किस तरीके से, क्योंकि देखो जो मटेरियल देने वाले हैं वो आपको जो है मटेरियल तो दे देंगे हर जगह से चेपा चापी करके, लेकिन एग्जाम तक क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और एग्जाम में किस किस दृष्टिकोण अप्रोच के साथ में पेपर को जो है वो करना है, अटेम्प्ट करना है, ये सब नहीं सिखा सकते। जब अगर जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग बताते हैं कि हम लोग ने इतनी बार प्रीलिम्स निकाला है, या फिर इतनी बार हम लोग कैसे कैसे आप क्या करो, तो वो लोग चिढ़ जाते हैं। वो खाली ये कहते हैं कि अरे लोग आएंगे बताएंगे कि जो है इतनी बार प्रीलिम निकाला। भाई तुमने तो नहीं किया ना, और तुम्हारा मटेरियल इतना अच्छा है तो तुम एक बार निकाल के दिखा दो। क्योंकि तुम्हारा जो मटेरियल है वो 5 साल में आदमी, तुमने 6-7-8 सालों में जो मटेरियल बनाया है, वो सारा मटेरियल तुमने एक साथ जोड़ के, और जो है लोग, आप ये सोच रहे हो कि एक बच्चा 1 साल में पूरा पढ़ ले। आप मनी कलेक्शन करते रहो, जो आपका मेन मोटिव व्यापारियों वाला, ठीक है ना। यहाँ पे मैं तो एजुकेटर, मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मेरा काम वही है, मैं पढ़ाऊंगा, जो भी आएगा उसका सिलेक्शन के लिए काम करूंगा, मनी कलेक्शन के लिए नहीं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, और आंसर राइटिंग के लिए अलग कोर्स है, आपका करंट अफेयर का मॉड्यूल है, ठीक। देखो इसमें मैं ये कह रहा था कि एनसीईआरटी करो, उसको करंट अफेयर से जोड़ के, जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, जनरल स्टडीज सिलेबस को जोड़ो, और फिर मान लीजिए कोई रिसर्च करनी है कोई, तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ, पीआईबी पे जाओ, यूनेस्को की जैसे हम बात करें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, कहीं किसी की वेबसाइट पे नहीं जाने की जरूरत है, यूनेस्को की वेबसाइट पे जाओ, वहां से जो है आप पढ़ो, पूरा मटेरियल दे रखा है, ठीक है ना, सब कुछ वहीं पे है, ठीक। वहां से कोई उठा के अगर आपको जो है देता भी है कि ये हमारा मटेरियल, कोई उनका मटेरियल नहीं है यार, क्यों जानना है आपको। आपको वो कह रहे हैं कि तुम भूखे हो, अल्लाह हम तुमको खाना देंगे। मैं ये कह रहा हूं तुम भूखे हो, मैं तुम खाना कैसे बनाना है, कैसे ढूंढना, मैं वो सिखाना चाहता हूं। आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हो कि डिपेंडेंट बनना चाहते हो किसी के ऊपर, ठीक। डिपेंडेंट जितना ज्यादा रहोगे ना लोगों के ऊपर, उतना ज्यादा वो आपसे पैसा ऐंठते रहेंगे, और आपका कुछ नहीं होने वाला फिर उसमें, ठीक। तो एनसीईआरटी करो, करंट अफेयर उससे संबंधित जो है पूरा उसका अच्छे से ग्रास्प करो, क्या क्या चीज़ें छोड़नी वो करो, क्योंकि गूगल करते हुए तो आपके पास ब्रह्मांड आ जाएगा यार, तो आपको ये पता ही नहीं होगा क्या चीज़ छोड़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो फिर आपको ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि ये ले लो मटेरियल, वो ले लो, BPCL IOCL, पता नहीं कौन कौन सा पेट्रोल लगा हुआ उनके, ठीक। तो वो सारी चीज़ें छोड़िए, और आप जो है अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए, कंसेंस का इस्तेमाल करते हुए, जेन्युइन रिव्यू पे जाते हुए जो है वो चीज़ें करिए जो आपके सिलेक्शन में मदद करे, ठीक है ना, दूसरे व्यापारी के मनी कलेक्शन में नहीं, ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान देते हुए, अगर आप लोगों को लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 9650347272 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक। और जो 2023 वाला ग्रुप है उसमें इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है, इनिशियल 5000 रुपीज़ के पेमेंट पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये पेमेंट डिटेल्स हैं, ये QR कोड है UPI का, UPI ये एड्रेस है, ये नेट बैंकिंग का एड्रेस है HDFC बैंक का, सब में 1 टाइम पेमेंट है। खाली जो 2023 वाला है उसमें इंस्टॉलमेंट आपको दे सकते हो आप उसके थ्रू भी, बाकी कोई रिफंड नहीं है। पूरी जो हिसाब से क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही कम फीस है, यकीन मानिए बहुत ही कम फीस है। अगर आप आज के टाइम पे अगर ये सोचो
कि जो है कोई प्रीलिम्स और मेंस यूपीएससी या यूपीपीसीएस का 1.5 लाख रुपए से कम नहीं मैं नहीं करा रहा आपको, ठीक है। और इतनी इन डेप्थ तो कराएगा ही नहीं कि एक एक एनसीईआरटीज लेकर जो है पूरा रोज स्टडी प्लान देना, डाउट डिस्कशन करना। और ये मैं कर चुका हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं कर चुका हूँ, जेन्युइन रिव्यूज़ आप देखो सुनो, ये मैं करता हूँ, रोज़ आपको बताता हूँ। एक आपके लिए मैं एक जीपीएस की तरह काम करता हूँ कि भैया यहाँ पर बहुत ही सारे रास्ते हैं, लेकिन किस रास्ते पे सही रास्ते पे जाना है आपको, वो मैं आपके लिए बना के रखता हूँ। और हर बच्चे के लिए अलग अलग भी बनाता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। वन शू फिट ऑल, एक ही जूता सबके पैरों में फिट हो जाएगा, वो काम नहीं है यहाँ पर, ठीक। वो कि मतलब उठा के जो है जैसे आपने ज्वाइन किया, इतना मटेरियल आपके ऊपर बौछार करी गई कि आपका जो है मोबाइल का वो पूरा जो है एक तो डेटा डाउनलोड करने में 1 दिन से ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डाउनलोड हो भी गया तो आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी। और फिर मान लीजिए मेमोरी फुल आपने बढ़ाकर उसको देखने में लगा तो आपको माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतना छोटा छोटा लिख के इतना ज़्यादा दिखाया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक ही पेज में वो 5 पेज को सम्मिलित करके बताएंगे कि अरे हमने तो 12,000 पेज की रद्दी को जो है 1200 पेज में कर दिया है। तो वो सारे काम वो करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई गाइडेंस, मेंटोरशिप, कभी पेपर देने का और उसको निकालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे लोग से बचिए, चकाचौंध से बचिए। ज़्यादा जो होता है ना, जैसे पिक्चर जब चलने वाली नहीं होती तो उसमें रोज आके डांस, कोई आइटम सॉन्ग डाल देंगे। जब आप पिक्चर देखने जाते तो आपको असली पता चलती कि यार ये तो बहुत ही रद्दी थी। तो वो वाला सिस्टम है। समझदार को इशारा काफ़ी है। और बिल्कुल सच बात है, सीना ठोक के कहता हूँ यहाँ पर, किसी जो है भी ना, जो ये काम कर रहा है, उसको पता भी है कुछ नहीं कर सकता मेरा, कुछ भी नहीं कर सकता। और वो कुछ करने के लायक भी नहीं है, उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे वो पहले होती थी ना सीढ़ियाँ बना के बेचना, वो जो नकली सीढ़ियाँ, पायरेसी, वैसे ये प्लेजरिज्म किया जा रहा है। तो इन सब से बचिए और सही जगह चुनिए जहाँ पर आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे ही कर लो, लेकिन आप देखो, रोज़ मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कोई सबलेट नहीं किया हुआ कि कोई भी आ गया और उससे कह दिया आओ पढ़ दो आके। पढ़ाई नहीं, मतलब ऐसे पढ़ने के लिए तो भैया बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समझा कोई पाए उसके ऊपर जो है आपको भरोसा करना चाहिए। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।